अगर आप इकोनॉमिक बुक्स के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेसन को देखोगे तो आप ये पाओगे कि जो ये सारे लेसन हैं काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलते हैं। इसलिए एग्जामिनर के पास ये ऑप्शंस रहता है कि वो एक तरीके से कंबाइन करके भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दे, या फिर कोई स्टेटमेंट से रिलेटेड, या फिर जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो काफी ईजी हो जाता है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सेपरेट तरीके से क्वेश्चन आंसर सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काफी ज्यादा फिल्टर है वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आपकी आने वाले एग्जाम है हाफ ईयरली, उसमें काफी ज्यादा हेल्प हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डेवलपमेंट के करे थे, और इसके बाद हम मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज बेसिकली से हम आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, और एक तरीके से जो रॉ मटेरियल होता है वो सारा के सारा हमें इसी एक्टिविटी से एक तरीके से मिल जाता है आराम से। तो इसके अंदर एनिमल रियरिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब देखिए, जो ऑर्गेनाइज्ड होता है इसका प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के बेसिस पे ना गवर्नमेंट के पास डेटा अवेलेबल होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जिसका डेटा गवर्नमेंट के पास ही नहीं है। आप देखते हो कि किसी ने एक शॉप ओपन करी है, किसी ने कोई रेडी लगाई, होता है ना कि 1 महीने 2 महीने बाद वो बंद होगी, पता ही नहीं चला कि किसने कौन सा बिजनेस ओपन किया था, कब क्लोज हो गया। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर आप टीचर को ले सकते हो, गवर्नमेंट टीचर को ले सकते हो, बैंक के एम्प्लॉयज को ले सकते हो, या फिर स्टाफ ले सकते हो हॉस्पिटल का, डॉक्टर का। तो ये इन सब का जो डेटा होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। तो यही हमारे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। जैसे लोग आईएएस यूपीएस की जो प्रिपरेशन करते हैं ना, तो ज्यादातर उनका प्रॉपर तरीके से डेटा होता है, फिक्स्ड सैलरी होती है, बोनस प्रोवाइड कराया जाता है, लीव भी मिल जाती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आप ये सारी चीजें करोगे तो इनके एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अब बेसिकली ये जो एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसे आप डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जान सकते हो। अब होती क्या है उसे आप समझ लीजिएगा। क्या होता है कि कुछ लोगों के पास ना एक्चुअल में कोई काम नहीं होता, और अपना सरवाइव करने के लिए वो कुछ ऐसे काम में लग जाते हैं ताकि वो डेली बेसिस की अपनी नीड्स को पूरा कर सके। तो इसको ही हम एक तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादातर मान लीजिएगा कि 4 and 5 पीपल वर्क कर रहे हैं। अब कुछ जने और उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि 5 से वो रेशियो 10 का हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा 5 पर्सन उसके अंदर लगे हुए हैं वो इस वजह से लगे हैं क्योंकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। सो दैट्स अ रीजन कि वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और रूरल सेक्टर के अंदर हमें ऐसा बहुत ज्यादा भी देखने को मिलता है। तो अगर वो 5 जने काम नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी 5 जने वहां पे काम कर रहे हैं, तो वो इनफ है। जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो डिसगाइड अंडर एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, होप्स हो कि आप काफी अच्छे से समझ चुके हैं। जैसे आप इसको एक और मैं ऐड कर देता हूं, जैसे होता है ना बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ वो एक्स्ट्रा काम करने लग जाते हैं ताकि उनकी डेली जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके। तो उन्हें प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, लेकिन सर्वाइवल के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीडीपी क्या होती है और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डेटा फॉर द जीडीपी। तो जीडीपी एक तरीके से वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। अब जिन देशों की जीडीपी हाई होती है तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि वो डेवलप्ड है, जिनकी एवरेज होती है वो डेवलपिंग है, और जिनकी एवरेज से भी कम है, बिलो है, तो उनको अंडर डेवलप का टैग दे दिया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक तरीके से यहाँ पे जो बात की जाती है डेटा को कलेक्ट करने की, ये किया जाता है मेमोथ टास्क के थ्रू, जो कि मेजर करता है जीडीपी को। और ये किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के। ये मिनिस्ट्री कैसे काम करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसके अंदर वो सभी से जो डेटा होता है उसे कलेक्ट करती है और एक तरीके से वो फुल मेजरमेंट करके ईयरली बेसिस पे जीडीपी को प्रोवाइड करवाती है। कोविड-19 के टाइम पे जो हमारी जीडीपी थी वो माइनस में तक चली गई थी। हालांकि सिर्फ हमारी नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऐसे बहुत सारे देश थे जो माइनस में चली गई थी। बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स क्राइसिस भी हमें देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ फार इज
it correct to say that this guide unemployment can also be called underemployment? तो अभी वैसे हमने डिस्कस कर लिया था, बट इसे थोड़ा डिटेल में और समझ लेते हैं. इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर वर्कर आर वर्किंग इन एन एक्टिविटी देन रिक्वायर्ड. जरूरत से ज्यादा जो लोग काम कर रहे होते हैं तो वो एक तरीके से इसी कैटेगरी में आते हैं. द पीपल हु आर एक्चुअली इंगेज इन सच एन एक्टिविटी अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड. For example, if for the cultivation of 1 hectare land 10 worker are required, but instead of 10 worker 15 worker are working. तो जरूरत है 10 की, काम कर रहे हैं 15. तो आप कह सकते हो ऐसे केस में जो 5 वर्कर एक्स्ट्रा है वो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके पास अभी कोई काम नहीं है और परमानेंट उनके पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है. दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली फाउंड इन एग्रीकल्चर, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बात कर लिया था. और ये जो एक तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहलाई जाती है, क्योंकि एक तरीके से वही दोबारा से कॉमन चीजें रिपीट होती है कि सर्वाइवल के लिए लोग ऐसा काम कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों की, हु आर द पीपल दैट वर्क इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मेंशन एनी 2 सोशल वैल्यूज व्हिच यू हैव लर्न फ्रॉम द वर्किंग कंडीशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. देखिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है. लोग जो है इसके अंदर अपना काम करते हैं, जो स्मॉल लेवल के जो बिजनेसेस होते हैं वो सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही काउंट किए जाते हैं. बहुत जल्दी से ओपन भी होते हैं, बहुत जल्दी से क्लोज्ड भी हो जाते हैं, और ये एक्टिविटी कभी भी स्लो नहीं होती, क्योंकि एक्सपेरिमेंट लोग करते रहते हैं, डिजायर उनके ज्यादा होते हैं, इन्वेस्टमेंट इसमें चलते रहती है. बट समटाइम क्या होता है कि जब बिजनेस सही नहीं चल पाता तो उसे क्लोज्ड भी कर देना पड़ता है, फिर उनका जो डेटा होता है गवर्नमेंट के पास नहीं आ पाता. तो ऐसी कैटेगरी में वो सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाए जाते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल एरिया की. अब यहां पर क्या होता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है कॉम्प्रोमाइजेस द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसन. तो ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं. अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो यहां पे मेजरली आप देखोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, कैजुअल वर्कर हो, कंस्ट्रक्शन के लिए जो होता है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, ये सारी चीजें एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें देखने को मिलती है. इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ दोज हु वर्क एज अ स्ट्रीट वेंडर, हेड लॉर्ड वर्कर, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स. ये भी एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही काउंट किए जाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ वर्कर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल एंड बैकवर्ड कम्युनिटी फाइंड देमसेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो ये SC ST OBC के जो ग्रुप होते हैं ज्यादातर आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलते हैं. सोशल वैल्यूज की अगर बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिलोंगिंग टू बैकवर्ड कम्युनिटी, दिस वर्कर फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन. अब हम ओवरऑल ये भी नहीं कह सकते कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे ही पुअर होते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी लोग अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं. जब बात रेशियो की आती है तो हमें थोड़ा लिमिटेड देखने को मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है कि नरेगा क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव बताइए. सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नरेगा को पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था. तो एम जो है उसे रिमूव्ड कर दिया गया है. एम स्टैंड करता है महात्मा गांधी, देन आगे जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. ठीक है. दिस स्कीम टारगेट द SC ST एंड द पुअर वुमेन हु सफर फ्रॉम पॉवर्टी. जो गरीबी से एक तरीके से सफर कर रहे हैं उनके लिए स्कीम लाई गई थी. SC ST कैटेगरी के लोग इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व थे, और ये साथ स्पेशली रूरल सेक्टर के लिए लाई गई थी. टू प्रोवाइड लाइवलीहुड टू द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, दिस स्कीम गारंटीज 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन द कंट्री. यानी कि लोगों को 100 डेज तक गारंटी प्रोवाइड कराई गई थी वर्क की, ताकि वो काम कर सके और अर्न कर सके. इफ इस स्कीम के अकॉर्डिंग अगर उनको काम नहीं मिल पाता तो क्या मिलेगा, एक तरीके से उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस प्रोवाइड करवाया जाएगा. तो ये उनके लिए एक तरीके से सिक्योरिटी थी, ताकि वो अपनी जो लाइफ है अच्छे से सर्वाइव कर सके और पॉवर्टी से इतना ज्यादा सफर ना कर सके. क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट आर द 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज. ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज में तो हमने वैसे कवर कर रखा है. तो यहाँ पे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की बात आती है. पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, इट इज द सेक्टर विच इज कंट्रोल, मैनेज एंड ओन बाय द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो सकते हैं. इसके अलावा प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें जो कि किसी एक कंपनी के थ्रू, किसी एक इंडिविजुअल के थ्रू या फिर किसी एक छोटे से ग्रुप के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपने नाम सुना होगा, टाटा ग्रुप का नाम सुना होगा, अडानी पोर्ट्स का नाम सुना होगा। तो ये एक तरीके से एक पर्सन के अंडर में या एक कंपनी के अंडर में या एक ग्रुप के अंडर में काम करते हैं। सिंपल सी चीज है। अभी प्रेजेंट टाइम में पब्लिक सेक्टर ज्यादा या फिर प्राइवेट सेक्टर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिस्क्राइब एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर स्टार्टिंग से काफी इंपॉर्टेंट रहा है हमारे देश के अंदर। एक फन फैक्ट बताऊं, कोविड-19 की सिचुएशन में सभी सेक्टर जो थे हमारे नेगेटिव में थे, बस एक सेक्टर था जो प्लस में चल रहा था, वो प्राइमरी सेक्टर ही था। तो कह सकते हो कि जीडीपी के अंदर 20% के समथिंग ये एक तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। 55% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। जो एक तरीके से लेबरिंग है वो सारी की सारी इंडियन इकोनॉमी की इसी के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व है। और एग्रीकल्चर के अलावा इसके अंदर डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सभी चीजें इंडियन इकोनॉमी में एक तरीके से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करवाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनैमोरेट द वेरियस कॉजेज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो हमें रूरल अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से देखने को मिलते हैं, उसके क्या क्या रीजंस हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले इसके रीजन की अगर बात करें वो है लैक ऑफ स्किल एंड एजुकेशन। देखिए मेजॉरिटी बेसिस पे हम यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करने का काम करेंगे और उसी के बिहाफ पे अपना पॉइंट्स रखेंगे। क्या होता है कि एज कंपेयर टू अर्बन सेक्टर, कंपेरिजन के बेसिस पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो रूरल सेक्टर होते हैं ना, वहां पे आप देखते हो कि जो स्किल होती है और जो एजुकेशन है वो कम ही देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अर्बन सेक्टर। इसके अलावा लोग सिर्फ एक ही कैटेगरी के अंदर या एक ही इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा वर्क करते हैं, जो कि है एग्रीकल्चर, यानी लोगों को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बना देते, कोई अदर उसके ऊपर काम नहीं होता। जबकि अर्बन में आप देखोगे कि लोग वेरियस टाइप्स के वर्क होते हैं, वहां पे लोग जॉब भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो एक परचेसिंग पावर होती है वो अर्बन सेक्टर के लोगों के पास ज्यादा होती है। तो इस वजह से जो प्रोडक्शन का काम होता है वो ज्यादातर हमें अर्बन सेक्टर में देखने को मिलता है, यानी कि बड़ी से बड़ी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी हमें सिटी में ही देखने को मिलता है। तो इस वजह से भी आप कह सकते हो कि जो रूरल सेक्टर है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होती रहती है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है, होप सो कि आप काफी अच्छे से समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बी जनरेटेड इन द टूरिज्म एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स। तो हम किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं टूरिज्म, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहला कि गवर्नमेंट शुड encourage tourism by providing more facilities to the tourist। जो फॉरेनर आते हैं हमारे देश के अंदर एक तरीके से यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, यहाँ के ब्यूटीफुल प्लेसेस को विजिट करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, तो टूरिज्म उनके लिए काफ़ी एक अच्छा रहता है। बहुत सारे लोग इसका एक अपना पैशन मानते हैं, कोई तो प्रोफेशन भी मानता है। तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों का खास तौर पे इनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए, क्योंकि देखो इनकम तो यहाँ पर आती है। अगर कोई अमेरिका का पर्सन इंडिया में आता है तो वो डॉलर को जो करेंसी है उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करवाएगा, तब जाके वो यहाँ पे विजिट कर सकेगा। जो डॉलर हमारे पास आ रहा है तो इससे एक तरीके से इकोनॉमिक को ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया इज अ वेरी चीप एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस। तो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चीप हमें देखने को मिलते हैं मेडिकल फैसिलिटी जो गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करती है ज्यादातर। वोकेशनल ट्रेनिंग शुड बी मर्ज इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन पैटर्न। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क शुड बी प्रमोटेड। गवर्नमेंट शुड सेट अप मोर टेक्नोलॉजी पार्क्स। तो इनके बेसिस पे आप कह सकते हो कि हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है उसे जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया। तो उसका कुछ रीजन है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक सर्विसेज की। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो आप तो एक ही टाइम उस प्रोडक्ट को खरीदते हो और वो काफी लंबे समय तक आराम से चल जाता है, लेकिन कभी ना कभी इसमें प्रॉब्लम तो आती है। प्रॉब्लम जो आती है उसको एक तरीके से ठीक भी कराना पड़ता है। सपोज दैट कि आपने कोई एयर कंडीशनर परचेज किया, एक साल बाद उसके अंदर नीड्स पड़ी उसकी सर्विसेज की, तो आपको सर्विसेज की नीड होगी क्योंकि उसे एक तरीके से ड्यूरेबल भी तो बनाना है। तो सर्विस सेक्टर इस वजह से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि प्रोडक्ट के बाद आफ्टर सेल सर्विस काफी ज्यादा देखी जाती है। तो आप कह सकते हो कि ट्रांसपोर्ट, कॉर्पोरेशन, डिफेंस, बैंक्स, इंश्योरेंस, इनकी जो डिमांड है डे बाय डे एक तरीके से इंक्रीज ही होती जा रही है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, देखा जाए द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द
service such as transport, communication, trade, all these are under the tertiary sector. Suppose that कि आपने रॉ मटेरियल के थ्रू इंडस्ट्रीज के अंदर कोई एक प्रोडक्ट बनाया, जैसे आपने रॉ मटेरियल के बेसिस पे एक वुड का यूज किया जो कि प्राइमरी सेक्टर से आपको मिला, आपने उसकी एक चेयर बना दी। अब वो चेयर जो है वो आपको किसी दूसरे शहर में किसी दूसरी जगह पे आपको एक तरीके से भिजवानी है, तो आप किसके बेसिस पे करोगे? तो सबसे पहले कम्युनिकेशन हो गया और उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो गया जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। तो विदाउट ट्रांसपोर्ट तो कोई भी प्रोडक्ट जो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि टर्शियरी सेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर इनकम मोर सर्विसेज, द पर कैपिटा इनकम इन आवर कंट्री इज राइजिंग, कि हमारे देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है। एज द इनकम लेवल राइजेस पीपल डिमांड मोर सर्विस लाइक टूरिज्म, शॉपिंग सेंटर, स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर, बैंक्स एक्सेट्रा। न्यू सर्विसेज की अगर बात करें तो इस मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के एरा के अंदर कुछ न्यू सर्विसेज जो है वो भी एक तरीके से जनरेट हुई है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल आज के समय बन चुकी है। देखते हैं ना कि लोग एक तरीके से मोटिवेशनल स्पीच बताने के भी आज एक तरीके से अर्न कर रहे हैं। तो ये आज की ही जनरेशन का ही कमाल है कि ये जो टर्शियरी सेक्टर है वो इतना तेजी से ग्रो कर गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो मोर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर है सारे के सारे लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो सके तो उसका डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। मोर देन 60% ऑफ आवर वर्कर आर एम्प्लॉय इन एग्रीकल्चर बट आवर फार्मर आर प्रोड्यूसिंग ओनली लिमिटेड क्रॉप्स। दे आर नीड टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर। फार्मर्स शुड बी इंकरेज टू अडॉप्ट पीस कल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल rearing etc along with the cultivation of crops। तो जब उनके पास वेरियस टाइप के सोर्सेस आ जाएंगे तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलता है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो है और ज्यादा जनरेट हो सकती है। चीप क्रेडिट, देखिए लोन बहुत ज्यादा हाई होते हैं और इन्फॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहां पे मैनिपुलेटिव चीजें ज्यादा हो जाती है और लोगों को बहुत ज्यादा एक तरीके से थ्रेट भी किया जाता है। तो ऐसे में जरूरत है गवर्नमेंट को कि चीप रेट के अंदर लोन्स प्रोवाइड कराए जाए ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से कर सके। तो इस बेसिस पे भी आप कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो सकती है। बेसिक फैसिलिटीज का होना, अगर देखिए हमारे देश में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे एरिया आपको देखने को मिलेंगे जहां पे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउस, मार्केट अवेलेबल ही नहीं होती, बहुत दूर तक उन्हें जाना पड़ता है इन चीजों के लिए। तो जरूरत है कि बेसिक फैसिलिटी हर एक जगह अवेलेबल हो सके। प्रमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड अदर एक्टिविटीज, तो लोकल इंडस्ट्री जो है उनको एक तरीके से फंड प्रोवाइड करके या फिर उनका प्रमोशन करके या फिर उनको स्किल बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च करके इनको आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि और ज्यादा ये जीरो लेवल से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके। तो ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जिनके बेसिस पे हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से। होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके हैं। बाकी हम मिलेंगे अपने थर्ड लेसन मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज के बारे में। बाकी कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।